दोस्तों डेट है आज की 21 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों अक्सर प्रीलिम बूस्टर के अंदर या और YouTube वीडियोस या पेड क्लासेस के अंदर आप लोगों ने एक सवाल मेरे से बार बार पूछा है कि सर पटना कब आओगे, पटना कब आओगे, पटना कब आओगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे मिलने आ रहा हूं, साथ में सुमित सर भी हैं और भी आपके जो फेवरेट फैकल्टीज हैं वो सब आपसे मिलने आ रहे हैं कल 22 जून को पटना के अंदर। तो आप सबको कल पटना आना है। जो पास में है वो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है वो हमें डेफिनेटली ओनली IAS UPSC चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो भूलना मत, कल मिलते हैं बिगेस्ट यूपीएससी फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस के अंदर। दोस्तों आज का दिन अपने आप में बहुत ही खास दिन है, राइट। जैसे आप देख रहे हो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान है वो भी योग कर रहे हैं। दरअसल में 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। डेफिनेटली हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत एफर्ट्स लिए इस पर्टिकुलर डे को एज एन इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट करवाने के अंदर। UN से भी इसका मतलब ग्लोबली इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इस पर्टिकुलर डे को। अब देखो यार, ये तो चलो चीजें होंगी जो हमें पता भी थी काफी हद तक, पर हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना ये जो आज का दिन है 21 जून, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा कि साल का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत ही आसान आंसर है, इसका जवाब है सर 21 जून। और अगर आपको ये चीज पता होगी तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे कि सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, क्योंकि इस दिन आप जानते हो क्या होता है सर। सर आज है समर सॉल्स्टिस, राइट। तो आप लोगों को पता क्या करना है, आप लोगों को करना है अपनी ज्योग्राफी की स्टैटिक बुक्स उठानी है जहां से भी या जो भी आपके नोट्स हैं, एंड प्लीज एक बार जब भी आप 21 जून के बारे में पढ़ते हो ना वहां पे उसको एक बार रिवाइज कर लेना कि आपका क्या क्या इस समय कहाँ पे होता है, आपका सन की पोजीशन क्या होती है। प्लीज एक बार रिवाइज करना इस चीज को। मैं कल डिस्कस जरूर कर लूंगा, बट मैं चाहता हूँ आप भी अपने एंड पे पढ़ो एंड पढ़ के ये दो सवाल, एक यूपीएससी ने जो 2019 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, एंड साथ ही साथ अभी जो 2-3 दिन पहले, ये 2023 नहीं आएगा यहाँ पे 2024, मतलब 4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ 16 जून को, यहाँ पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोनों क्वेश्चन 2019 वाला भी 2024 वाला भी, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, फिर अकॉर्डिंगली हम दोनों क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज नालंदा के बारे में। देखो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर काफी पढ़ते हैं, राइट। अब आप लोग जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को ना दरअसल में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी डिस्कस करेंगे उसकी स्टोरी भी। पर इस बार अब पता क्या हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी को ना हमने वापस से खड़ा कर दिया है। मतलब यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे इसको वापस से क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसके कैंपस को इनॉग्रेट किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारे बिहार के राजगीर में लोकेटेड है इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI का इसको दर्जा यहाँ पे प्राप्त है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। दरअसल में ना अगर आप थोड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि जो टाइम था उस समय के ऊपर सिर्फ इंडिया के नहीं, इसके अलावा आपका चाइना हो गया, आपके मिडल ईस्ट के देश हो गया, आपके एशिया के बहुत सारे देशों के कंट्रीज के जो लोग थे वो यहाँ पर आकर पढ़ा करते थे। तो अपने आप में ना नालंदा की जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के अंदर है वो बहुत ज्यादा है, राइट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जैसे मैं कह रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर टोटल 17 कंट्रीज इंडिया के अलावा उन्होंने भी मदद करी है इस यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए। ये पूरे नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे चाइना ने भी इसमें हेल्प करी है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो टोटल इस तरह से 17 कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था कि हमें नालंदा को रिवाइव करना चाहिए, ऐसा उन्होंने 2006 में बोला था। एंड अब फाइनली जाके हमें इसका नया कैंपस हमें देखने को मिल जा रहा है। 2014 में क्या हुआ, पहली बार मतलब एक नया बैच 15 स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो क्लासेस जो उनकी हो रही थी राजगीर कन्वेंशन सेंटर के अंदर हो रही थी। और यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट चांसलर थे वो कोई और नहीं, मतलब वो अमर्त्य सेन जी, जो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी वो पहले इसके यहाँ पे चांसलर देखने को मिलते हैं। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो सबसे पहले विजिटर बने। अब जो नया कैंपस बनाया गया है ये बिल्कुल उसी तरह से बनाने की कोशिश करी गई है जैसा कि आज से 1000 साल पहले हमारे सामने नालंदा का एक्चुअल कैंपस हुआ करता था। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है
वहां पर भी रेप्लिकेट किया गया ब्रेक्स्ट आर्किटेक्चर को, एंड उसी तरह से आपकी स्टेयर केसेस भी आपको उसी तरह से देखने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा ना इसकी हिस्ट्री में चलते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे ये चीजें बनी। देखो, इसको दरअसल में नालंदा महावीर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में जो महावीर वर्ड है ना, इसका संस्कृत या पाली में अर्थ होता है ग्रेट मोनेस्ट्री। अब ऐसा बताया जाता है कि 5वीं सेंचुरी से लेके 13 सेंचुरी के बीच में ये बहुत एक्टिव थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे, बहुत सारे स्कॉलर्स हमें यहाँ पे हुआ करते थे। तो इसको फाउंड किया गया था कुमार गुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इनके द्वारा यहाँ पे इसको फाउंड किया गया। एंड ये जो यूनिवर्सिटी थी, ये फ्लरिश करी लगभग 800 सालों के लिए, टिल द एंड ऑफ 12वीं सेंचुरी। बनाया तो देखो इसको कुमार गुप्त जी के द्वारा था, पर हर्षा यानी कि हर्षवर्धन के टाइम के ऊपर एंड पाला मोनार्क्स के टाइम के ऊपर इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, ह्यून सेंग आप जानते हो, हर्षा के कोर्ट में आए थे, राइट। 7th सेंचुरी के चाइनीज ट्रेवलर हैं ये ह्यून सेंग। इन्होंने काफी डिटेल में नालंदा के बारे में डिस्क्राइब किया है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते थे, 2,000 टीचर थे, एंड बहुत सारे सर्वेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत सारे जो और हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि हुन सेंग ने ये चीजें बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं, बट स्टिल हमें इतना जरूर पता है कि भले नंबर्स ये थोड़े कम ज्यादा जरूर हो सकते हैं, पर इतना जरूर पता है कि बहुत मैसिव लेवल के ऊपर अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ने यहाँ आते थे, एंड यहाँ पे जो टीचर्स थे उनकी जो जानकारी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो सीलभद्र, ये यहाँ पर वेद पढ़ाया करते थे, हिंदू फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, ठीक है ना, इनके अध्यक्षता के अंदर। उसके अलावा आर्यभट्ट के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया था, वो भी यहाँ पे वन ऑफ द एजुकेटर्स थे एट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट ऑर्डर के बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। इस साथ ही साथ हिस्टोरियन ए.एल. बाशम ने भी अपनी जो बुक लिखी है ना, द वंडर दैट वाज इंडिया 1954, उसमें भी उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं। तो नालंदा को बोला जाता है दुनिया की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यही थी, जहाँ पर मॉक्स एंड लर्न्स रहते थे एंड स्टडी करते थे। बहुत सारी बुद्धिज्म की फिलॉसफीज पढ़ाई जाती थी। अब एक बात ना जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बुद्धिज्म का बहुत मेजर ये सेंटर था, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म ही था, मैंने जैसे बताया ना, यहाँ वेद भी पढ़ाए जाते थे, हिंदू फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। पर कोरिया, चाइना, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया आया करते थे। पर दिक्कत पता क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि 1190s के अंदर जो बख्तियार खिलजी थे, जो कि एक तुर्को अफगान मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे आग लगा दी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर। एंड ये जो आग थी लगभग 3 महीने चली, एंड जो इतनी सारी हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट थी, हजारों बुक्स यहाँ पे थी, वो सारी जलकर राख हो गई। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि इस एक पर्सन की वजह से कितना ज्यादा देश हमारा पीछे चला गया, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं हमारी हमेशा गुम ही होगी। पर 1812 के अंदर जो स्कॉटिश सर्वेयर थे, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, इनके द्वारा यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को रीडिस्कवर किया गया एंड लेटर आइडेंटिफाई किया गया बाय सर अलेक्जेंडर कनिंगम 1861। इनका तो रोल बहुत ज्यादा रहा है, एंड इस वजह से मतलब बाद में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया। देखो, काफी डिटेल में हमने नालंदा के बारे में चर्चा कर ली, क्योंकि देखो इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता भी रहा है, एंड अब तो ये इतनी ज्यादा न्यूज में रहेगी ना अभी भी, और आने वाले 1 साल के अंदर भी, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ लेना बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आप रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कृषि सखी को लेकर। देखो, जब हम बात करते हैं ना सखी की, सखी का अर्थ होता है सर दोस्त, है ना। सखी जैसे हम बोलते नहीं, ये हमारा सखी है, दोस्त है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है, लगभग 30,000 महिलाओं को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिलोंग करती थी, उनको कृषि सखी के यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि आखिर कृषि सखी है क्या। देखो, कृषि तो समझ गए आप, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब एग्रीकल्चर के अंदर ना हमने कुछ महिलाओं को ट्रेन कर दिया, मतलब एक्चुअल में ये खुद भी अपने फार्मर थे, ये तो जो महिलाओं की बात कर रहा हूँ ये खुद किसान है, पर यहाँ पर हमने इनको ट्रेनिंग दी। क्यों ट्रेनिंग दी? हमने इनको अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी, जो कि अलग अलग एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई महिला है, उसको ट्रेनिंग से ये बता दिया हमने कि भाई अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे सॉइल सैंपल कलेक्शन हो गया, राइट, सॉइल की हेल्थ एडवाइजरी, ये महिला इन सब चीजों में अच्छी है। अब ये बाकियों को जानकारी दे सकती है इसके बारे में। प्लस एट द सेम टाइम हमारी जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके माध्यम से जो जिन 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 किसानों के पास लोन वगैरह नहीं है, उनको कैसे हम ये चीज़ों को प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा लेट से हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी है, तो वो सारे काम किए जा सकते हैं। सीड प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर जा सकती है।
लोगों के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो कहने का मेरा अर्थ पता क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अभी इनकी जैसे ट्रेनिंग चल रही है जिसमें सॉइल हेल्थ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, इन सभी चीजों के बारे में इनको जानकारी मिल रही है। अब ये जाके क्या करेंगे? ये जाके आगे लोगों के अंदर अलग अलग तरह की जानकारी आगे प्रोवाइड करेंगे। समझे इस बात को? तो जाके लोगों के साथ ये काम करेंगे ताकि अकॉर्डिंगली लोगों में इन चीजों के बेनिफिट पहुंचे, जो भी और किसान है उन तक बेनिफिट पहुंचे, प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि इन्होंने ये चीजें करी हैं, लोगों में ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, लोगों तक बेनिफिट कर रहे हैं ये चीजों का, तो इनको भी अच्छी खासी यहाँ पे कमाई हो सकती है। समझ गए? तो फार्मर इंटरेस्ट के ग्रुप्स के साथ ये मीटिंग्स वगैरह भी करेंगी, ठीक है ना, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके डिस्कस करेंगे उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है, ये उसके लिए सुझाव भी देंगी। ये होता है कृषि सखी का काम। आप लोगों ने ना लखपति दीदी इनिशिएटिव सुना होगा, इसके माध्यम से हमारा जो कोशिश यही थी कि महिलाओं को हम कैसे एम्पावर कर पाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, राइट। तो ये जो कृषि कृषि सखी है ना, ये भी उसी का ही एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रूरल महिलाओं को ट्रेन किया जाता है एज अ पैरा एक्सटेंशन वर्कर, और ये जो इनिशिएटिव है ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड साथ साथ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि हमारे रूरल महिलाओं के एक तरह जो स्किल्स है ना वो इंप्रूव किए जा पाए। जैसे ये कृषि सखी है ना, ये जहाँ पर जाके हमारे किसानों की मदद करेंगी, किसानों के चैलेंजेस को सुनेंगी एंड उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है उसके बारे में अच्छे से ये जानकारी भी देंगी। सर इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? अरे खुद किसान भी हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये जो कृषि सखी के प्रोग्राम के अंतर्गत इनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी गई है। तो ये चीजें आपको कृषि सखी के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ईटीआई के बारे में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ ही दिन पहले ना हमने डब्ल्यूईएफ के बारे में चर्चा करी थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्लॉस शॉप के द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया गया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज किया गया। एक्सेंचर भी यहाँ पे इनकी मदद करती है इस इंडेक्स को रिलीज करने के अंदर। तो इसमें यह देखा गया कि भारत जो पिछले साल 67th पोजीशन के ऊपर था, अब वो इंप्रूव करके 63rd पोजीशन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि कौन सा देश कितना रेडी है एनर्जी में ट्रांजिशन करने के लिए। क्या मतलब सर इसका? इसका मतलब देखो जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनकी तरफ हम कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, क्या हम हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, उनमें हम अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तरफ मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्लीन एनर्जी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं नहीं बना रहे, ये चीजें देखी जाती हैं। एंड जो कंट्री जितना अच्छा कर रही है अकॉर्डिंगली उसको उतना अच्छा रैंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन चीजों के रिगार्डिंग ये एक्सेस करता है एंड अकॉर्डिंगली इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे हेल्प करते रहते हैं। तो जैसा देखो हर इंडेक्स के अंदर होता ही है, जो यूरोपियन देश हैं वो टॉप पे हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। एंड बाकी अगर मैं बात करूं जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, वो केवल 1% ऑफ एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3% टोटल एनर्जी सप्लाई के लिए, 3% टोटल एनर्जी डिमांड के लिए, एंड यहाँ पर दुनिया की 2% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब अगर ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल इंप्रूवमेंट ही हुई है, नो डाउट अबाउट इट, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। पर अगर हम बात करें ना पिछले 3 साल से, तो ग्रोथ हो रही है, पर ग्रोथ होने की जो रफ्तार है उसमें हमें एक स्लोनेस देखने को मिल रही है। तो यानी कि ना हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं, पर जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना चाहिए शायद वो रफ्तार थोड़ी कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर मैं बात करूं चाइना की, ब्राजील की, तो इन देशों का देखो ट्रांजिशन करना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड इन्होंने एक्चुअली में अच्छा काम किया भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करें तो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन तो भारत और चाइना के पास ही है, तो यानी कि इन दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। और दोनों ने अच्छा काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग, एनर्जी एक्सेस इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ग्रीन टेक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, राइट। इंडिया और चाइना कुछ नए नए यहाँ पे एनर्जी सोल्यूशन भी लेके आ रहे हैं। पर एक जो बड़ा चैलेंज बन रहा है ना, वो है कि भाई कोल को हम कैसे फेस डाउन करेंगे, क्योंकि देखो कोल को फेस डाउन करना कोई एक दिन का काम नहीं हो सकता, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस में टाइम लगेगा। और इसमें देखो हमारी जो प्रोग्रेस है थोड़ी सी स्लो आज के समय देखने को मिल रही है। इंडिया देखो ओवरऑल वैसे ना कम ही देखा जाए तो कम ही एमिशंस करता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं पर कैपिटा एमिशंस की। देखो भारत की ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर हम पर पर्सन एमिशंस को कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो केवल और केवल 1.7 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अगर ग्लोबली अगर हम बात करें, ग्लोबल एवरेज है तो वो 4.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पर पर्सन, पर इंडिया की काफी कम है 1.7। और डेफिनेटली इंडिया तो और भी काम करे जा रहा है, तो भारत का काफी यहाँ पे
तरक्की की मतलब तरक्की के पाथ के ऊपर हम यहाँ पे है। साथ में अगर हम बात करें एनुअल इन्वेस्टमेंट लगभग $10 बिलियन की यहाँ पे इंडिया की रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर इंडिया अच्छा काम कर रहा है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो इंडिया का ना क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पे हम रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास की बात करें, तो लगभग 42% पावर जनरेशन कैपेसिटी का जो शेयर है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही आता है, जिस वजह से दुनिया की सबसे चौथी बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के अंदर भारत आ जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे ईटीआई के बारे में जो आपको जानने चाहिए। एक छोटा सा बिल्कुल और टॉपिक है जून टीन्थ के बारे में। ये बस एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, जून टीन्थ एक ऐसा दिन है जो कि हर साल ना 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यूएस के अंदर ना यहां पर इस दिन को स्लेवरी खत्म हुई थी। समझ पाए हो? स्लेवरी खत्म हुई तो लोग एक तरह से क्या हुए? लोग एक तरह से आजाद हुए, लोग फ्री हुए। इसी वजह से जून टीन्थ को फ्रीडम डे के ऊपर या इमेंसिपेशन डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बाद में जाके जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी थे, फिर उन्होंने यहाँ पे इसकी प्रोक्लेमेशन करी कि आज से कोई भी यहाँ पे स्लेव नहीं है एंड सब लोग यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लेवरी के अंत के ऊपर एंड फ्रीडम की स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर जून टीन्थ यानी कि 19 जून को यहाँ पे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है एज अ जून टीन्थ डे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPPI। पहली बात तो ये कि ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी क्या हुआ है, अदानी पोर्ट्स के 4 पोर्ट्स को ना यहाँ पे CPPI के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब आप पूछेंगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? देखो, आप पोर्ट समझते हो? हाँ सर बिल्कुल। देखो, पोर्ट की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब ये कैसे चेक करेंगे सर पोर्ट की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है? कुछ एक तरीके हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पोर्ट के ऊपर कोई यहाँ पे एक शिपमेंट आ रही है, ठीक है। पोर्ट कितनी एफिशिएंटली उसको हैंडल कर पा रहा है? क्या कंटेनर शिप को हैंडल करने के पास उसकी एडुकेट कैपेसिटी है या नहीं है? एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी कि एक शिपमेंट आया, उस शिपमेंट को कितनी जल्दी से यहाँ पे खाली किया गया एंड वो वापस से चला गया। तो यानी कि ना, कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर बहुत ही कम टाइम के अंदर अगर कोई शिपमेंट यहाँ पे आता है, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड वो वापस चला जाता है, प्लस आपका जो पोर्ट एफिशिएंट है तरह तरह की कंटेनर शिप्स को हैंडल करने के लिए, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पोर्ट ना काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एंड यही चीज यहाँ पे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बताता है। तो बेसिकली कितने लंबे समय तक आपकी शिप पोर्ट में स्टे करती है, उसके हिसाब से हमें एक आइडिया लगता रहता है। तो वर्ल्ड बैंक एंड साथ साथ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि सबको क्या और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो दुनिया में अगर हम बात करें तो यंगशन पोर्ट चाइना के अंदर ये टॉप कंटेनर पोर्ट है। भारत के अंदर बात करें तो मुंद्रा पोर्ट हो गया, वो 27th रैंक पे है। कट्टुपल्ली हो गया 57 के ऊपर, हजीरा 58 के ऊपर एंड कृष्णा पट्टनम ये आपका 71 पोजीशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया डीप सी मिशन के रिगार्डिंग। देखो, दुनिया में भारत छठा ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जिसके पास खुद का अपना डीप सी मिशन है। दुनिया में आज के समय 5 देश हैं, जहां पर आप फ्रांस, USA, चाइना, रशिया एंड जापान, ये पांचों देशों के पास आज के समय अपना खुद का डीप सी मिशन है। तो भारत यहाँ पे छठा देश यहाँ पे बन जाएगा। अब भारत का जो पहला मैन्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000 है ना, वो यहाँ पे सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेगा डीप सी के। मत्स्य 6000 पे आएंगे, पहले डीप सी मिशन समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ पे बंदरगाह वाला ट्रेल होगा, जहाँ पे 40 से 50 मीटर डीप जाएंगे। बाद में जहाँ पे जो मत्स्य 6000 सबमरीन है वो डीप सी मिशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो थोड़ा सा पहले डीप ओशन मिशन के बारे में हम पढ़ें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अलग अलग मिशन हैं, उनमें से एक मिशन आपका डीप ओशन मिशन भी है। 2021 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था 5 सालों के लिए एंड फेज्ड मैनर के अंदर इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए एंड उनको हम डेवलप कर भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मत्स्य 6000 के माध्यम से हम 3 लोगों को 6000 मीटर की डेप्थ तक लेके जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस को डेवलप किया जा रहा है। आप कैसे बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करोगे उसके लिए काम किया जा रहा है। डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन की काम किया जा रहा है। प्लस एट द सेम टाइम हम ओशन से एनर्जी एंड फ्रेश वाटर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड इसके अलावा एक एडवांस्ड मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। ये दरअसल में ना जो आपके अलग अलग चीजें थी, अलग अलग मिशन के 6 पिलर्स थे डीप ओशन मिशन के, तो ये 6 पिलर्स हमने देखने की कोशिश करी।
अब जो मैं बात कर रहा था ना मत्स्य 6000 की, दरअसल में ये है आपके सामने मत्स्य 6000। 6000 का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ना ये आप देख पा रहे हो, ये एक सबमर्सिबल है एक तरह का, ठीक है ना? ये ओशन बेड में जाएगा। कितनी डेप्थ के ऊपर? इसकी ओशन डेप्थ होगी सर 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर तक की डेप्थ में ये जाएगा। तो ये 6000 जो मीटर था ना, वहीं से इसका नाम आया है क्या? मत्स्य 6000। एंड यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। देखो जब आप नीचे जाते हो पानी के, तो आप जानते हो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ना ये जो सबमर्सिबल को बनाया गया है, ये 6000 बार तक का प्रेशर हैंडल करने के अंदर सक्षम है बिल्कुल। और इस पर्टिकुलर मत्स्य 6000 के अंदर ये क्या है, एक मैंड मिशन है। यहाँ पे 3 भारतीय जो 3 क्रू मेंबर्स होंगे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर मत्स्य 6000 सबमर्सिबल के अंदर। इन 3 क्रू मेंबर्स को हम एक्वा नट्स के नाम से जानते हैं, एक्वा नॉनेट्स, ठीक है ना? जैसे हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे इनको बोला जाता है एक्वा नॉन्स, ठीक है? एस्ट्रोनॉट्स की तरह ही, मतलब यहाँ पे एक्वा आ गया ना, तो वर्ड पानी के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए मत्स्य 6000 के बारे में। ये भी एक कंपोनेंट है डीप ओशन मिशन या डीप सी मिशन का। इसको जहाँ पे डेवलप किया गया इस वेसल को चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के द्वारा। ये एक टाइटेनियम अलॉय के द्वारा इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। बाकी इसमें आप नोटिस करो बहुत अच्छा इक्विपमेंट लगाया गया है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक्सपेरिमेंटेशन है, सैंपल कलेक्शन, सारी तरह के इक्विपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक आखिरी चीज जो इसी के साथ लिंक्ड कई बार रहती है, वो है आपकी यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। 1982 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था एज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसको लॉज ऑफ सीज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में मैंने आप लोगों के साथ कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर ना अलग अलग पार्ट्स आपके डिवाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनल वाटर हो गया, टेरिटोरियल सी हो गया, आपका कंटिगुअस जोन हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, हाई सीज हो गया। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हो, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, कभी और फ्यूचर में इसके बारे में और भी चर्चा कर लेंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इंडिया के डीप सी मिशन के बारे में जो आपको जानने चाहिए। इन्हीं सब चीजों के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। एक एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पे है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा, तो सबके आप आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर डिस्कस करें, बात करें अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो ये तो सर 1992 में ही लॉन्च कर दिया गया था, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। SDG जो 2 होता है ना, वो हंगर के साथ डील करता है, जो SDG 7 है वो तो एनर्जी के साथ डील करता है, तो नंबर्स यहाँ पे गलत थे, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की बात करें, तो बिल्कुल यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंतर्गत ये काम करता है, तो थर्ड इज करेक्ट। प्रोटेम स्पीकर को जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक और होमवर्क था परसों वाला जो गलती से मिस हो गया था। देखो अगर मैं बात करूं NIMH की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, तो यहाँ पर ये जो काम करता है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। हमारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो इनका IUCN स्टेटस हमें लीस्ट कंसर्न देखने को मिलेगा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट है। बाकी अगर बात करूं नाग अस्त्र 1 की, तो बिल्कुल ये एक लॉइटरिंग मुनिशन ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, दिस इज करेक्ट। और चौथे स्टेटमेंट की बात करें GEF, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, मिनीमाटा हो गया, इसके अलावा और कन्वेंशंस के लिए भी ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, तो फोर्थ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS ऑफिशियल जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।